हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एक्सरे यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्नोत्तरी हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है और ये क्लास दोस्तों आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग और साथ ही साथ दोस्तों सीटेट और यूटेट के एग्जाम्स जिन अभ्यर्थियों ने देने हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित ये विशेष क्लास है दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करना भी ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज का। बच्चों का प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर कौन होता है? तो बच्चे का जो प्रथम अध्यापक कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन है आपका उसका अपना चेतन मन, उसका पर्यावरण या उनके माँ बाप या अध्यापक। तो दोस्तों, जो बच्चे होते हैं उनके जो फर्स्ट टीचर कौन होता है दोस्तों? तो फर्स्ट टीचर कौन होता है दोस्तों बच्चे के लिए? उसके माँ बाप होते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो एक अच्छा शिक्षक वही कहलाता है जिसको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। किस चीज़ का? शिक्षा मनोविज्ञान का या बाल मनोविज्ञान का या व्यवहारिक मनोविज्ञान का या ये सभी। तो एक शिक्षक के अंदर क्या गुण होना चाहिए दोस्तों? वो सच्चा शिक्षक कब कहलाएगा यानी कि अच्छा शिक्षक कब कहलाएगा? जब उसके अंदर क्या होना चाहिए? ये सभी प्रकार के गुण होने ज़रूरी हैं दोस्तों। क्या होना चाहिए? ये सभी प्रकार के गुण होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को जो है मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी और व्यावहारिक मनोविज्ञान का। तो तीनों प्रकार के जो है मनोविज्ञान का उसके ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों संप्रेषण। संप्रेषण का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिना स्किप किए देखिएगा इसको पूरा और साथ ही अपने प्रिपरेशन में इसको मजबूती से पेश कीजिएगा। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है प्रेषक, संदेश, माध्यम या प्राप्तकर्ता, प्रेषक, संदेश माध्यम और प्रतिक्रिया, प्रेषक, संदेश और प्रतिक्रिया। तो दोस्तों जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहला महत्वपूर्ण जो है तत्व कौन कौन से शामिल होते हैं दोस्तों? वो होते हैं दोस्तों, एक तो प्रेषक होता है मेन, और संदेश होता है कि क्या सूचना भेजा जा रहा है, और तीसरा होता है माध्यम, किस माध्यम से भेजा जा रहा है, और चौथा होता है दोस्तों प्राप्तकर्ता। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता ये चारों के चारों महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौखिक संप्रेषण का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों जब संप्रेषण जो है मौखिक रूप से होता है तो उसका उदाहरण क्या है? क्योंकि संप्रेषण दोस्तों आपका मौखिक रूप से भी हो सकता है, लिखित रूप से भी हो सकता है और सांकेतिक रूप से भी हो सकता है ना? तो ये संप्रेषण के बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मौखिक अगर संप्रेषण करना है तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे ईमेल है, पत्र है, फ़ोन पर बात करना है या विज्ञापन है। तो मौखिक संप्रेषण का उदाहरण क्या है दोस्तों? मौखिक मौखिक संप्रेषण का उदाहरण दोस्तों फ़ोन पर बात करना। तो दोस्तों जो हम फ़ोन से बात करते हैं वो प्रोसेस क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों आपका मौखिक संप्रेषण का एक उदाहरण है जिसमें केवल बोल के यानी कि ऑडियो रूप में जो है वार्तालाप होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मुदालियर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इस क्लास में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको आगामी प्रवक्ता स्क्रीनिंग में 100% को मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप स्किप ना कीजिएगा। तो मुदालियर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है 1947, 1952, 1964 या 1970। तो मुदालियर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वो इसका गठन हुआ था 1952 में।
ठीक है दोस्तों, आप भी अपने आप को टेस्ट ज़रूर कीजिएगा और अपना आंसर ज़रूर देते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मुदालिर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या डॉक्टर सी एन राव। दोस्तों मैं यहाँ पर ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको जो है अपने ऑप्शन समझने में और अपना आंसर को क्लिक करने में जो है मौका मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर दोस्तों मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग ने किस पर जोर दिया था? तो राधा कृष्णन आयोग जो है ने किस बात पर जोर दिया था दोस्तों? ऑप्शन है उच्च शिक्षा में प्रवेश की संख्या में वृद्धि, या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन की व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। तो राधा कृष्णन आयोग ने किस बात पर जोर दिया था दोस्तों? तो राधा कृष्णन आयोग ने जो मेन फोकस किया था दोस्तों वो किया था उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है दोस्तों। राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय आयोग की भी संज्ञा दी गई है दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को ही महत्व दिया था। तो ये राधा कृष्णन आयोग ने इसको इम्पोर्टेंस दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा में किस प्रकार की सुधारों की सिफारिश की थी? तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि राधा कृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा को महत्व दिया था। अब बात करते हैं कि उच्च शिक्षा में किस प्रकार के सुधारों की सिफारिश की थी। तो दोस्तों पाठ्यक्रम में बदलाव की थी, या शिक्षण विधियों में सुधार, या शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो राधा कृष्णन आयोग है उन्हें उच्च शिक्षा पर जो मेन फोकस किया था वो किया था दोस्तों पाठ्यक्रम में बदलाव पर भी महत्व दिया था। इसके अलावा शिक्षण विधियों में सुधार की भी बात कही थी। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों। और साथ ही दोस्तों ये सभी ऑप्शन इसके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो राधा कृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम में बदलाव किया था, शिक्षण विधियों में भी सुधार करने की बात की थी, और शिक्षकों की गुणवत्ता में भी सुधार करने की सिफारिश की थी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका राधा कृष्ण आयोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अभी आपने देखा था मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास 1962, 1964, 1966 या 1968। तो वो ऑब्वियसली आप सभी ने अपना आंसर यहाँ पर क्लियर कर लिया होगा। तो कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1964 में, 1964 में दोस्तों कोठारी आयोग का गठन हुआ था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी आयोग जो बना दोस्तों इसका अध्यक्ष के कौन थे दोस्तों, जिनकी अध्यक्षता में कोठारी आयोग की संस्तुतियाँ बनी या कोठारी आयोग की सारी रिपोर्टें प्रस्तुत हुई? तो दोस्तों ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राधा कृष्णन, या कोठारी दौलत सिंह कोठारी, या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस आयोग के नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ये थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है दोस्तों। दौलत सिंह कोठारी दोस्तों कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संप्रेषण में प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जब संप्रेषण होता है यानी कि कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, ठीक है, कम्युनिकेशन में जो होता है दोस्तों फीडबैक का क्या अर्थ है दोस्तों? तो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें फीडबैक का क्या अर्थ है? ऑप्शन है संदेश को प्रेषित करना,
संदेश को समझना, संदेश को बाधित करना या संदेश को स्पष्ट करना। तो दोस्तों कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जब होती है, प्रतिक्रिया जब होती है तो फीडबैक होता है, तो उसमें जो प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है, ठीक है दोस्तों? तो संप्रेषण में प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? संदेश को समझना, ठीक है दोस्तों? क्या होगा? संदेश को समझना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? संप्रेषण की प्रक्रिया में का क्या अर्थ है दोस्तों? ये संप्रेषण की प्रक्रिया का अर्थ होता है संदेश को समझना, ठीक है? इसी को इसका प्रतिक्रिया कहते हैं, फीडबैक कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों जो संप्रेषण की प्रोसेस है वो कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, जो संप्रेषण का क्वेश्चन था उसी में क्लियर कर दिया था कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संप्रेषण 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है लिखित संप्रेषण किया जा सकता है, दूसरा मौखिक किया जा सकता है, तीसरा जो है दोस्तों सांकेतिक रूप से भी संप्रेषण किया जा सकता है, यानी कि हम अपना सूचनाओं का आदान प्रदान सांकेतिक रूप से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका संप्रेषण 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित संप्रेषण का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों अगर आपने संप्रेषण लिखित करना है तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? भाषण। भाषण किस प्रकार का है दोस्तों? भाषण तो मौखिक है दोस्तों, बोल रहे हैं और सारे लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पर संप्रेषण कैसा हुआ दोस्तों? मौखिक हो गया। पत्र। पत्र ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसका, क्योंकि लिखित संप्रेषण का उदाहरण है, पत्र में क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों? तो बी ऑप्शन तो इसका सही हो गया। फ़ोन पर बात करना दोस्तों किस प्रकार का संप्रेषण है? ये दोस्तों आपका है मौखिक संप्रेषण, ठीक है? इसमें हम मौखिक रूप से कम्युनिकेट करते हैं। और विज्ञापन भी दोस्तों ये प्रिंटेड होता है, तो ये जो है आपका इसमें आप देख भी सकते हैं और लिखित भी है, ठीक है ना? बट जो पत्र है दोस्तों इसमें क्या है कि लिखित संप्रेषण है। पत्र क्या है दोस्तों? लिखित संप्रेषण का एक अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्यास क्या होता है? तो दोस्तों अभ्यास क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो दोस्तों अभ्यास क्या चीज़ है? तो अभ्यास से क्या होता है दोस्तों? अभ्यास से दोस्तों ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता रहता है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी चीज़ में जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा दोस्तों? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन है मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो उनके लिए जो शिक्षा का माध्यम रखा जाना चाहिए दोस्तों वो मातृभाषा पर आधारित होना चाहिए। तो मातृभाषा पर आधारित अगर शिक्षा होगी दोस्तों, बच्चे बहुत आसानी से उसको सीख जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये प्रवक्ता के लिए। प्रवक्ता में दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का समावेश ज़्यादा रहता है, साथ ही आपका मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर किसी बच्चे का विकास हो रहा है और उसके परिवेश का जो इफेक्ट उसमें पड़ रहा है उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या परिवेश के लाभ। तो दोस्तों जब बच्चे का विकास होता है तो उसके परिवेश पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है दोस्तों पालन पोषण, ठीक है दोस्तों? तो मेन उसका परिवेश का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको पालन पोषण वर्ड कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? सामाजिक विकास नहीं कहेंगे, संवेगात्मक भी नहीं कहेंगे, परिवेश का लाभ भी नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि एक परिवेश यानी कि उसके परिवार के अंतर्गत या उसके घर के अंदर उसका जो माहौल है वो क्या है, वो उसके पालन पोषण की हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है? और सामाजिक विकास के लिए उसको कहीं ना कहीं समाज में जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? तो बच्चा जब खेलने कूदने लग जाता है तो उसको सामाजिक विकास कहते हैं, ठीक है? घर के अंदर जो परिवेश मिल रहा है उसको, दो अपने भाई बहन या अपने माता पिता मिल रहे हैं तो उसको हम पालन पोषण कहते हैं दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा और इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बच्चे के विकास की बात आती है तो अधिकांश बच्चे उसको सामाजिक विकास की ओर ले जाते हैं, लेकिन ये पालन पोषण की प्रक्रिया कहलाती है उसके परिवेश के अंदर के विकास को।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेल के माध्यम से शिक्षा। तो अगर खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो क्या सही होगा दोस्तों? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, या रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, या समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो दोस्तों जो खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है वो किस प्रकार की है दोस्तों? तो खेल के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा होती है दोस्तों वो होती है आपकी मनोवैज्ञानिक। कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक शिक्षा है दोस्तों खेल के माध्यम से सीखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक शिक्षक जब विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करते हैं और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने के योग्य बना देते हैं कि वो किस विषय को पढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार के निर्देशन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत निर्देशन, या व्यावसायिक निर्देशन, या शैक्षणिक निर्देशन, या मनोवैज्ञानिक निर्देशन। तो जब बच्चा अपना जो उच्चतर स्तर पर अपने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपने विषयों को उपयुक्त विषयों को चयन करने में समर्थ हो जाता है और तो उस तरीके के जो उसको डायरेक्शन मिलती है, निर्देशन मिलता है दोस्तों, उस निर्देशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों शैक्षणिक निर्देशन। ठीक है दोस्तों, आप अपनी ओर से क्वेश्चन के आंसर का चयन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आपके प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? तो दोस्तों जो संदर्भ पुस्तकें होती हैं और अन्य प्रकार की जो पाठ्य पुस्तकें सामग्री होती है उनके अध्ययन से क्या लाभ होता है दोस्तों? ऑप्शन है ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, या आनंद प्राप्त होता है, या निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों जो संदर्भ पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है दोस्तों? इससे होता है ज्ञान में व्यापकता आती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी टॉपिक से रिलेट अगर किताबों को पढ़ेंगे और अन्य पाठ्य सामग्री को ढूंढेंगे तो दोस्तों क्या होगी? ज्ञान की व्यापकता बढ़ेगी दोस्तों, ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा, तो ज्ञान में व्यापकता आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका रूषा से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है रूषा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन है आपके पास, राज्य में संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ाना, या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, या उच्च शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकना, या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है राज्य संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। उच्च शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकना ये भी इसका उद्देश्य है। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये तीनों प्रकार की चीज़ों को ये बढ़ावा देता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूसा के तहत किए गए सुधारों का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों जो रूसा के तहत जो सुधार किए गए हैं उन सुधारों का लक्ष्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन है राज्य संस्थानों को अधिक उत्तरदायी बनाना, या शिक्षा व अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करना, या उच्च शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए कड़े नियम बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रूसा के तहत किए गए सुधारों का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो मेन लक्ष्य है दोस्तों वह है शिक्षा और अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करना। तो रूसा जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान दोस्तों, ये शिक्षा और अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये इसका लक्ष्य है और इसीलिए ये बनाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत
कलेक्टिव रूप से बनाया गया है पूरे आपके शिक्षण अभिरुचि का जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसके सारे टॉपिक्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो एक आपके अच्छे एग्ज़ाम के आपकी जाँच भी हो जाएगी और सभी अभ्यर्थियों के लिए जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो या यूटेट की तैयारी कर रहे हो, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत टॉपिक रखे गए हैं दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरे वॉच कर रहे होंगे और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मेनली फोकस्ड ऑन प्रवक्ता स्क्रीनिंग, तो दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग पे इसमें मुख्यतः फोकस किया गया है इसमें, क्योंकि आपका जो है लेक्चर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम जो है करेंटली होने वाला है और इसमें जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरा ये क्वेश्चन फोकस किए गए हैं। तो इसलिए जो है आप जो इसको ज़रूर अपने नोटबुक में नोट भी करते रहिए और वीडियो को बार बार देखते रहिए, जिससे आपका ये क्वेश्चन आंसर रिमाइंड होते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों की प्रगति का पता लगाना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, छात्रों को ग्रेड देना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मूल्यांकन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो मूल्यांकन की जो प्रोसेस का उद्देश्य क्या है? एक तो छात्रों की प्रगति का पता लगाना भी इसका उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। शिक्षण विधियों में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। उसके अलावा छात्रों को ग्रेड देना ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? ये तीनों प्रकार की चीज़ें मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। छात्रों की प्रगति का भी पता लगता है इससे, शिक्षण विधियों में भी सुधार होता है, छात्रों को ग्रेड देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सभी प्रकार के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है छात्रों को ग्रेड देना, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, पाठ्यक्रम पूरा करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रचनात्मक मूल्यांकन की प्रोसेस होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है सीखने को की प्रक्रिया में सुधार करना। इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट तैयार किए जाते हैं दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन होता है और इस प्रोसेस के अंतर्गत जो एम होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। तो आई होप आपको क्लासेस हमारे जो क्लास के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों मुदालियर आयोग से। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए कितने वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की थी? तो मुदालियर आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा की जो एज निर्धारित की थी दोस्तों, क्या रखी थी? 10 से 16 वर्ष, 11 से 17 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 13 से 19 वर्ष। तो दोस्तों मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए कितने वर्ष की आयु निर्धारित की थी? तो ये की थी दोस्तों 11 से 17 वर्ष। तो 11 से 17 वर्ष की आयु रखी थी मुदालियर आयोग ने। इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है दोस्तों। तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए 11 से 17 वर्ष की उम्र को दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुदालियर आयोग ने किस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की वकालत की थी? तो मुदालियर आयोग ने किस प्रकार के विद्यालयों को इंपॉर्टेंस दी थी दोस्तों? ऑप्शन है केवल सामान्य विद्यालय, ये तो रॉन्ग है दोस्तों। केवल तकनीकी विद्यालय, ये भी नहीं किया था। तो इसका टारगेट दोस्तों क्या था? बहुउद्देशीय विद्यालय और केवल व्यावसायिक विद्यालय। तो यहाँ पर दोस्तों केवल शब्द जिसमें हो दोस्तों वो तो आपको सीधे सीधे हटा देना है। तो यहाँ पर मुदालियर आयोग ने जो विद्यालयों की स्थापना की जो वकालत की थी वो की थी बहुउद्देशीय विद्यालय, यानी कि यहाँ पर जो है आपका सामान्य भी हो, तकनीकी विद्यालय हो जिनमें टेक्निकल एजुकेशन भी दिया जाए, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए और साथ ही साथ सामान्य एजुकेशन भी दी जाए। तो सभी प्रकार के बच्चों को तैयार करने के लिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय का होना जरूरी था, तो इसलिए इन्होंने जो है बहुउद्देशीय विद्यालय के कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस दिया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुदालियर सॉरी राधा कृष्ण आयोग पर आधारित है दोस्तों। राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। तो राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों, 1948 में। सबसे पहले
जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत के अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों राधा कृष्ण आयोग का गठन हुआ था और ये दोस्तों 1948 में इसका गठन कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा राधा कृष्णन आयोग से ही आधारित है। तो राधा कृष्णन आयोग से है, राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों कौन थे राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, राधाकृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों राधाकृष्णन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों राधाकृष्णन आयोग जब बनाया गया था तो इसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, उच्च शिक्षा में सुधार करना, तकनीकी शिक्षा का विकास करना या साक्षरता में वृद्धि करना। तो दोस्तों जो राधाकृष्णन आयोग था इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षा में सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके थोड़ा हमारी हेल्प कीजिएगा दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, और ये क्लास दोस्तों आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो डेली क्लास रहेगी वो इवनिंग पर आपके 6 PM पर, यानी कि 6 बजे आपको डेली देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आपके मॉर्निंग शिफ्ट में दोस्तों आपको जो है 5 बजे 5 AM पर दोस्तों आपको उत्तराखंड, और उसके अलावा सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर और साथ ही हिंदी, तो ये सभी का एक कॉम्बिनेशन क्लास आपको जो है मॉर्निंग में 5 बजे देखने को डेली मिलेगी। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।